हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीजी टेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सीजी टेट के 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चन पेपर का बाल विकास का पार्ट यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पूरे आंसर के साथ हम लोग देखेंगे, पूरे 30 प्रश्न पूरा डिटेल से उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होने वाला है और इसके सारे क्वेश्चन को विथ आंसर, विथ जो है ऑथेंटिक आंसर हम लोग यहाँ आयोग ने जो आंसर लिया हुआ है, व्यापम ने जो आंसर लिया हुआ है, पूरे ऑफिशियल आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है। जो दल शिक्षक होता है यानी कि टीम टीचिंग, ठीक है, दल शिक्षण को टीम टीचिंग कहते हैं। तो दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य, क्या विकसित करने की सामर्थ्य उसमें होती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों सीडीपी में मैं इसका जो पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ था जिसमें मैंने पेपर 1 के सीडीपी डिस्कस किए थे। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले भी इसको बताया हुआ है कि जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं उसको आप इंग्लिश में भी जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे। उन वर्ड्स को जो है आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ दल शिक्षण दिया हुआ है जिसको कहते हैं टीम टीचिंग, तो इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होते हैं, हिंदी में थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दल शिक्षण में क्या विकसित करने की सामर्थ्य जो है होती है और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सीडीपी में कई बार ये होता है कि चारों ऑप्शन सही होते हैं बट उनमें से आपको सबसे उपयुक्त आंसर चुनना होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, और ऑप्शन डी है एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। तो यहाँ पर जो सबसे इसका उपयुक्त आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत जो है दल शिक्षण में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्रतापूर्वक अंतःक्रिया करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, यदि भौतिक सुविधा हो, कड़ा अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। समझते चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक वातावरण हो यानी कि डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। तो किसी भी विद्यार्थी को स्वतंत्रतापूर्वक अंतःक्रिया किसको कहते हैं? ठीक है, अंतःक्रिया कहते हैं इंटरेक्ट हो गए, एक दूसरे के साथ जो फ्रीली जो इंटरेक्ट करते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे से बातचीत करना, पूछना, अपने समस्याओं को किसी के सामने रखना, वो होता है दोस्तों अंतःक्रिया। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी कक्षा के अंदर डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होने पर ये जो है सबसे जल्दी ये चीज़ जो है सफल होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम खाली स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरणा, आदत या परिपक्वता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा अभिप्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं, यानी कि मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, किसी काम को आरंभ करना है तो मोटिवेशन से होगा, उसको जारी रखना है उस काम को, मोटिवेशन से होता है, और अंततः उसके रिजल्ट तक पहुंचना भी मोटिवेशन से संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आंतरिक कक्षा कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि इंटरनल क्लासरूम फैक्टर जो प्रभावित करता है अधिगम को, क्या चीज़ है? रुचि है, अभिप्रेरणा है, मानसिक थकान है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक कक्षा कक्ष में जो है अधिगम को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। रुचि भी प्रभावित करती है, अभिप्रेरणा भी करती है, और मानसिक थकान यानी कि मेंटल फटीग जो है वो भी अधिगम की क्रिया को प्रभावित करती है आंतरिक कक्षा कक्ष में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? ठीक है, बाल्यावस्था में, यहाँ बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की एक्सप्रेशन जो है किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल के द्वारा,
रचनात्मक खेल के द्वारा, हास्य भाव द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल और हास्य भाव, ये तीनों के द्वारा बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति की जा सकती है। ठीक है, सृजनात्मकता यानी समझ गए जो क्रिएटिव चीज़ें होती है, क्रिएटिव माइंड में जो है ड्रामेटिक प्ले के जरिए भी क्रिएशन अपना दिखा सकते हैं, क्रिएटिविटी, और कंस्ट्रक्टिव प्ले के जरिए भी दिखा सकते हैं, ह्यूमर के जरिए भी क्रिएटिविटी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बुद्धि के द्वित्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व क्या है? बुद्धि के द्वित्व सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यहाँ द्वित्व सिद्धांत की बात की जा रही है, के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व एस क्या होता है? जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जित किया जा सकता है। तो ये जो है बुद्धि का जो विशिष्ट तत्व है, ठीक है, बुद्धि का विशिष्ट तत्व जिसको एस तत्व कहते हैं, वो क्या होता है? अर्जित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत की बात की जाए, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत जिसको कहा जाता है यहाँ टू फैक्टर्स थ्योरी, तो उसको दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया हुआ था, और इनके द्वारा, ठीक है, इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए हैं, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, जिसको जी फैक्टर और एस फैक्टर कहते हैं, जिसमें से जी का मतलब है जनरल और एस का मतलब जो है स्पेसिफिक। तो ये जो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर है, उसको अर्जित किया जा सकता है, ये उनका कहना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खाली स्थान हो सकता है, दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो एक बालक होता है वो दृष्टि दोष, निर्धनता और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तीनों की वजह से पिछड़ सकता है। उसके पिछड़ेपन का कारण ये तीनों हो सकता है। ठीक है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसका कारण हो सकता है, यानी कि डिफेक्टिव करिकुलम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया जा रहा है? ठीक है, तो पाठ पढ़ाने से पहले ही उसे बच्चों से प्रश्न पूछता है वो, और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो ये किस नियम का उपयोग यहाँ कर रहा है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर समानता का नियम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो जो ऑन द स्पॉट बच्चों को तत्पर कर रहा है, रेडी कर रहा है जो है आगे के पाठ को पढ़ने के लिए, इसको कहते हैं तत्परता का नियम। उनकी जिज्ञासा को बढ़ा रहा है, इसी नियम को तत्परता का नियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चित्र पूर्णता। ठीक है, चित्र पूर्णता यानी कि पिक्चर कंप्लीशन। चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खालिस्तान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट एंड कोह ब्लॉक डिजाइन। ये जो दोनों टेस्ट हैं वो क्या जानने के लिए, बालक के क्या जानने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रुचि, अभिक्षमता, बुद्धि या फिर अभिवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की बुद्धि को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति के चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? असाधारण विचार, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधिगम, सृजनात्मकता, चिंतन या फिर तर्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा, सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। प्रकृति एवं पोषण, नेचर एवं नर्चर। नेचर एवं नर्चर की बात की जा रही है। प्रकृति और पोषण किसकी ओर संकेत करते हैं? आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, स्वभाव एवं चरित्र, बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, वंश क्रम एवं वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंश क्रम और वातावरण की ओर संकेत करते हैं। तो प्रकृति और पोषण, तो प्रकृति जो है वातावरण हो जाता है और पोषण जो है आपका वंश क्रम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना क्या कहलाता है? तो स्मृति और प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नए नियम जब बनाए जाते हैं, नए सिद्धांत बनाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सामान्यीकरण, आत्मसातकरण, अनुप्रयोग या फिर साहचर्य। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, जर्नलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन,
एप्लीकेशन और एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सामान्यीकरण, ठीक है, जनरलाइजेशन, ये हो जाएगा यहाँ पर सामान्यीकरण। जो पहले से प्राप्त सूचनाएं हैं उनके आधार पर नए सिद्धांत और नियम विकसित करना सामान्यीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक बच्चा SAW को WAS तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है, एक जैसे लगते हैं, तो वह किससे पीड़ित है, कौन से बीमारी से पीड़ित है? डिसलेक्सिया, शब्द उछलने का विकार, डिसलेक्सेमिया या फिर डिस्मॉर्फेमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, ठीक है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम होता है, उसमें जो एक्टर होता है, जो बच्चा होता है, तो डिसलेक्सिया यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें अक्षरों को पहचानने में दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए, उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा करे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। अवांछित व्यवहार, अगर कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो वांछित नहीं है, जो उसे नहीं करना चाहिए, उसको सुधारने के लिए सबसे प्रभावी विधि, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे और उसे ठीक करेंगे, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक एवं सुविधादाता के रूप में, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। आप भी जो है वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर देते चलिए। वीडियो के लास्ट में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने बिना देखे सही किए हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कथन, प्रोजेक्ट विधि अनुभव द्वारा सीखना भी होता है, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, उसमें समस्या और समाधान भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, यह विद्यार्थी को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो खुली पुस्तक जो है, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली विद्यार्थी को सोचने के लिए यहाँ पर बाध्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है निम्नलिखित में से? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने की इच्छा, ठीक है। अधिगम के लिए सीखने की इच्छा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो बच्चा जितनी सीखने की इच्छा रखेगा उतनी ही ज़्यादा वो सीख पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यह किताब पढ़ने पर, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो वह, ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा है। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है, ठीक है, खुशी आती है, उसके मन में उत्साह आता है, तो वो जो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थी के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। वह क्या करता है? वह क्या करता है? अधिगम का आकलन करता है, अधिगम जैसा आकलन करता है, अधिगम के लिए आकलन या फिर अधिगम का आकलन। जो इस तरह के आपको ऑप्शन आएंगे तो उसको अंग्रेजी में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके लिए हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन करता है वो, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग करता है, ठीक है। क्या करता है? एक कक्षा 7वीं के विद्यार्थी के कार्य को एकत्रित करता है, उनके वर्क्स को पढ़ने के उपरांत अगले पाठ को विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, यानी जिस तरह से उनका प्रदर्शन होता है उसी तरह से उनको अगले पाठ को पढ़ाने के लिए वो तैयारियां करता है, तो उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो वह खालिस्तान का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागी निरीक्षण का उदाहरण है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, खालिस्तान है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए। यदि किसी बालक का व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से भिन्न हो जाए और उसको समाज विरोधी कहने लगे लोग, तो उसको क्या कहा जाता है? मंदबुद्धि, अपराधी, पिछड़ा बालक या इनमें से कोई नहीं?
इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाल अपराधी, ठीक है, बाल अपराधी उसको कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपके मस्तिष्क स्तंभ, मांसपेशियां, डायस्ट्रोफी, एथिटोसिस या फिर एटॉक्सिया। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा वो होगा आपका मांसपेशी डायस्ट्रोफी, ठीक है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ कंटेंट। नेचर ऑफ कंटेंट जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इसके अलावा बाकी जो तीनों ऑप्शन है, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था करना, पुनर्बलन की व्यवस्था करना, ये तीनों जो हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आंसर नहीं पता है तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है और किसने दिया हुआ है, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढकर निकालना, तो क्या पता चलेगा शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी उसके दिमाग में किसी भी वस्तु के प्रति स्थायित्व पैदा होने लगी है। वो ये जानने लगा है कि कॉपी क्या होता है, पेन क्या होता है, ठीक है। कोई भी एक परमानेंट कोई वस्तु है, अगर खिलौना क्या होता है, तो एक खिलौने को अगर वो खो गया है या उसने कहीं छिपाया हुआ है तो उसको ढूंढ करके वो निकाल लेता है। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व की दक्षता आने लगी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रम के द्वारा उनका सामना करना चाहिए, यानी बच्चे जैसे भी हों विद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि जो सबके लिए एक जैसा हो। यह परिभाषा है किसका है? स्किनर का, मोर्स एवं बिंगो का, क्रो एवं क्रो का, गैरिसन एवं अन्य का। तो ये जो परिभाषा होता है इंग्लिश में जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्किनर। ये परिभाषा जो है स्किनर ने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सीखने का अर्थ आदतों का अर्जन है, ज्ञान का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है या फिर उपयुक्त सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सीखने का अर्थ आदतों का अर्जन भी है, ज्ञान का अर्जन भी है, अभिवृत्तियों का अर्जन भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं। फ्लुएंसी, ठीक है, एलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी, ये तीनों जो हैं किसके घटक हैं, किससे संबंधित है? प्रतिभा या गुण, यानी कि इंग्लिश में देख लेते हैं, गिफ्टेडनेस से, टैलेंट से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से या फिर एक्सेलरेशन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो ये जो धारा प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी है, विस्तार है, मौलिकता है, लचीलापन है, ये सभी चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सभी चीज़ें अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप डाइवर्जेंट, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला वीडियो इस पर आपके लिए बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है? राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो हैं मूल्यांकन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपके कोई डाउट है अगर अभी भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।